ठीक है, हम शुरू करते हैं। सभी मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। यह मोक्ष शास्त्र नामक ग्रंथ है, आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित। इस ग्रंथ के पहले अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें मति ज्ञान विषयक चर्चा विगत कुछ दिनों से प्रवर्तमान है। मति ज्ञान के विषय में हमने ये जाना कि ये मति ज्ञान अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा पूर्वक वस्तु का ग्रहण करता है। ये इसके 4 भेद हैं। जिस वस्तु का वह ग्रहण करता है वह भी 12 प्रकार की वस्तुएं भेद किए गए हैं, मुख्य रूप से बहु, बहुविध, क्षिप्रा, अनिश्चित आदि प्रकार से। ठीक है, तो इन 12 प्रकार के अर्थों का वह अवग्रह करता है, ईहा करता है, अवाय होती है और धारणा करता है। यानी कि अर्थावग्रह होता है, अर्थ ईहा होती है, अर्थ अवाय होता है और अर्थ धारणा होती है। हम ये भी कह सकते हैं ना, अर्थ के साथ इन शब्दों को लगाकर। अभी आगे के 2 सूत्रों में आचार्य देव कुछ विशेष बात इस ज्ञान के विषय में, मुख्य रूप से जो अवग्रह होता है ना, उस अवग्रह के विषय में कहना चाहते हैं। हम सूत्र 18 और 19 में उस विषय को समझेंगे। तो चलिए हम चलते हैं सूत्र की तरफ। सूत्र क्रमांक 18 आपके सामने है। मैं सूत्र का पाठ करता हूं, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्यंजनस्यावग्रहः, व्यंजनस्यावग्रहः, व्यंजनस्यावग्रहः। ठीक है, इस सूत्र का सूत्र विच्छेद करते हैं। व्यंजनस्य प्लस अवग्रहः, व्यंजनस्य प्लस अवग्रहः। आइए हम इस सूत्र का सूत्रार्थ देखते हैं। क्या है इस सूत्र का सूत्रार्थ? व्यंजनस्य मतलब व्यंजन का अवग्रह ही होता है। व्यंजन का सूत्रार्थ देखिए, व्यंजन का अवग्रह ही होता है। अवग्रह ही होता है, इसका मतलब व्यंजन का ईहा नहीं होती, व्यंजन का अवाय नहीं होता और व्यंजन की धारणा भी नहीं होती। उसका सिर्फ इन चारों में से जो पहला वाला अवग्रह है ना, वही होता है। पहले हमने सूत्र देखा था, सूत्र क्रमांक 17, उसमें सूत्र था अर्थस्य। ये जो भेद किए ना आपने, बहु, बहुविध आदि, ये किसके भेद है? कि अर्थ के भेद है। और इस अर्थ के भेदों को वे मति ज्ञान, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, इन चारों पूर्वक जानता है। मतलब अर्थ का अवग्रह भी होता है, अर्थ का ईहा भी होती है, अर्थ का अवाय भी होता है, अर्थ की धारणा भी होती है। लेकिन ये व्यंजन एक दूसरा शब्द दिया आचार्य ने, विशेष कोई बात कहनी चाहिए अंतिम सूत्रों में। तो यहाँ पे आचार्य देव लिखते हैं कि उन चारों मति ज्ञानों में से ये जो व्यंजन होता है, अर्थ का तो अवग्रह यह सब होता है, पर जो व्यंजन होता है उस व्यंजन का सिर्फ अवग्रह ही होता है, उसकी ईहा, अवाय और धारणा नहीं होती। ये इस सूत्र का भाव है। ठीक है, अब इस सूत्र का विशेष भाव समझने के लिए हमको इन शब्दों को समझना पड़ेगा और एक वस्तु को समझना पड़ेगा। इसको समझने से पहले एक चीज समझनी पड़ेगी कि जिससे हमें व्यंजन क्या चीज है और इस व्यंजन का अवग्रह ही क्यों होता है, आगे क्यों नहीं बढ़ता है ज्ञान। ठीक है,
और व्यंजन अवग्रह क्या चीज है, ये सब समझ में तभी आएगा। ठीक है, तो इस सूत्र का भाव समझने से पहले एक विषय वस्तु मैं इंद्रियों के विषय में बताना चाहता हूं, सभी ध्यान पूर्वक सुनना। ये जो 5 इंद्रियां हैं और एक मन है ना, 5 इंद्रिय और एक मन, 6 हो गई कुल मिलाकर, 6 इंद्रियां हम कह देते हैं। ठीक है, अभी इन 6 इंद्रियों के जानने की जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो प्रोसेस थोड़ी अलग है। उस जानने की प्रक्रिया के कारण, जानने के तरीके के कारण हम इन 6 इंद्रियों को 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, इसके 2 हिस्से बन जाएंगे, एक हिस्से में 4 इंद्रियां आ जाएगी और एक हिस्से में 2 इंद्रियां आ जाएगी। एक में 4 इंद्रिय, एक में 2 इंद्रिय। 4 इंद्रिय कौन कौन सी लेनी है हमें एक तरफ, एक हिस्से में स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण। स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, इनका बन गया एक ग्रुप, एक वर्ग इनका बन गया। अभी दूसरा जो वर्ग है, दूसरा ग्रुप है, वो है क्या बच गया कि चक्षु इंद्रिय बच गई, तो चक्षु और मन बच गया। तो मन, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण का एक ग्रुप और चक्षु और मन का एक ग्रुप, ये 2 ग्रुप बन गए। ये 2 ग्रुप जो बनाए हैं ये किसी अपेक्षा से बनाए गए हैं। इन चारों के वस्तु को जानने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है, और इन दोनों इंद्रियों के वस्तु को जानने का तरीका है वो थोड़ा अलग है, इसलिए हमने ये 2 ग्रुप बना दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले जो पहले की जो 4 इंद्रिया वस्तु को जानती है, वो कैसे जानती है हम उसको समझते हैं। इन चारों इंद्रियों को प्राप्यकारी इंद्रिय कहा गया है। क्या कहा गया है? प्राप्यकारी। और जो दूसरी 2 हैं उन्हें अप्राप्यकारी कहा गया है। ठीक है, प्राप्यकारी का क्या अर्थ हुआ? प्राप्यकारी का अर्थ ये हुआ, ये जो 4 इंद्रियां हैं, ये 4 इंद्रियां जो वस्तु को जानती है, वे अर्थ को, जिस पदार्थ को जानती है उस पदार्थ को प्राप्त करके जानती है। प्राप्त करके जानती, इसका मतलब इन चारों इंद्रियों से जिस विषय का, जिस वस्तु का, जिस पदार्थ का ज्ञान होता है, तो उस पदार्थ का इन इंद्रियों के साथ में स्पर्श होना जरूरी है, टच होना जरूरी है। वे पदार्थ अगर, जिनका ज्ञान किया जा रहा है इन इंद्रियों के माध्यम से, अगर वे इन इंद्रियों को टच नहीं होंगे, छुएंगे नहीं, तो ज्ञान, उस संबंधी ज्ञान नहीं होगा। है, निमित्ताधीन चर्चा है सारी, समझना, उस संबंधी ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, जैसे इस ग्रुप में पहली इंद्रिय लेते हैं अपन, स्पर्शन इंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय से हमें वस्तु का ज्ञान कब होगा? कि जब वस्तु हमें छू पाएगी तभी तो होगा। कठोर है कि नरम है, कड़ी है कि गर्म है कि ठंडी है, ये सब ज्ञान कब होगा वस्तु का? जब हम उस वस्तु को छूते हैं, है ना। अगर कोई गर्म चीज, उसकी भाप है तो भाप भी उसका हिस्सा है, तो उसको छूते हैं। तो छुए बिना स्पर्श का ज्ञान नहीं होता। ठीक है, अभी रसना, रस का ज्ञान कब होगा? कि रस का ज्ञान तब होगा कि जब जो चीज, जिसका रस हमें ग्रहण करना है, वो रस हमारी जिह्वा पर लगना चाहिए। देखकर हमें उसका ज्ञान नहीं होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान। वो तो पहले से पता हो रसगुल्ला मीठा है और कड़वा करेला कड़वा है, वो अलग चीज है। पर अभी उसका जो प्रत्यक्ष ज्ञान हमें होगा, तो अगर रसगुल्ले को का ज्ञान करना है उसकी मिठास का, तो वो उसको मुंह में रखना पड़ेगा, वो उसका रस जीवान पर लगना चाहिए, तब उसका ज्ञान हमें होता है ना। इसी प्रकार घ्राण इंद्रिय, गंध, गंध का ज्ञान घ्राण इंद्रिय करती है। जो गंध का ज्ञान कब होता है हमको? कि जब सुगंध या दुर्गंध कुछ भी हो, वे सुगंध या दुर्गंध के परमाणु हमारे नाक को, हमारी घ्राण इंद्रिय को स्पर्श करते हैं, तब उसका ज्ञान होता है। अगर स्पर्श नहीं करेंगे तो वो ज्ञान हमें नहीं होता है ना। जैसे कि बहुत दूर कहीं अग्नि जल रही है, धुआं निकल रहा है, धुएं की गंध आ रही है, स्मेल आ रही है, पर हमको नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि हम उससे इतने दूर है कि उसके परमाणु हमारी नाक को टच ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जब थोड़ा उसके पास जाते हैं तो ज्ञान हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब बच गई कर्ण इंद्रिय। कर्ण इंद्रिय का विषय क्या है? शब्द। वो शब्द को जानती है ना, तो वे शब्द, जब हमारे कर्ण इंद्रिय कान से स्पर्श होता है उन शब्दों का, तभी वो शब्द हमारे कर्णेंद्रिय का विषय बनते हैं। ठीक है, जब स्पर्श नहीं होता तो विषय नहीं बनते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से ये सारी इंद्रियां कैसी है? अपने अपने विषयभूत पदार्थ को, अपने अपनी जो चीजें हैं
उनको स्पर्श करके जानती है, प्राप्त करके जानती है, इसीलिए इनको प्राप्यकारी इंद्रिया कहा जाता है। अभी चक्षु के विषय में भी क्या ऐसी ही बात है। आंख से अगर किसी चीज को देखना हो, है ना, वर्ण का हमें ज्ञान करना है, रंग का हमें ज्ञान करना है, या फिर कोई आंखों से चीज देखनी है, तो उसके लिए उस चीज का आंखों में छूना जरूरी है, उसको आंखों से स्पर्श होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं। अगर आंखों से स्पर्श होगा तो नजर नहीं आएगी। एक 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 निश्चित दूरी होनी चाहिए आंखों से पदार्थ की, एक डिस्टेंस होना चाहिए, नहीं तो हम उसे देख नहीं पाएंगे। है, किताब पढ़ते तो कहते ना, किताब की भी आंखों से एक निश्चित दूरी होनी चाहिए, नहीं तो हमें उसमें लिखे हुए शब्दों का ज्ञान नहीं होता है, दिखते नहीं है। तो आंखों के साथ में ऐसा नहीं है, ठीक है। आंखें तो बहुत दूर भी पदार्थ होता है, और उस आंखों की रेंज में शक्ति होनी, चक्षु इंद्रिय की शक्ति, तो वो उसको जान लेता है, देख लेता है उसको आराम से। तो आंख वस्तु को प्राप्त करके नहीं जानती, प्राप्त हो जाएगी तो जानेगी नहीं। जैसे आंखों पे काजल लगा होता है तो काजल नहीं दिखता है, काजल कहाँ दिखता है, काजल तो ऊपर आंखों के, जबकि वो स्पर्श हुआ हुआ है, तो दूर होना जरूरी है, ठीक है। इसी प्रकार से मन भी है ना। मन में भी देखो, चक्षु में तो फिर भी वो सामने आनी चाहिए, पर मन में तो ऐसा भी नहीं, मन में सामने नहीं होगा, कहीं और है। तो मन में भी उस पदार्थ को छूना या प्राप्त करना नहीं है, कहीं दूर, बहुत दूर कोई चीज है तो भी हम उसको, मन उसके बारे में विचार कर लेता है, जान लेता है, ठीक है। तो अभी ये दो अंतर हो गए, ये चार इंद्रिया, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, ये प्राप्यकारी इंद्रिया कहलाती है, ये प्राप्त करके जानती है। और चक्षु और मन, है ना, ये दो इंद्रियां ऐसी है जो अप्राप्यकारी है, वस्तु को प्राप्त करके नहीं जानती, बिना प्राप्त करे ही जानती है, बिना स्पर्श करे ही जानती, सीधी बात है ना, ये उसका मतलब है। अब ये बात हमने समझ ली, अब ये आप अपने ध्यान में रखना। अभी हम चलते हैं सूत्र की तरफ, ठीक है। तो सूत्र का अर्थ हमने देखा कि व्यंजन का अवग्रह ही होता है। अब हमको ये समझना है कि ये व्यंजन क्या चीज है, ठीक है। अब जो हमने दो इंद्रिय के ग्रुप बनाए थे, उसमें से चक्षु इंद्रिय और मन वाले ग्रुप को अलग कर दीजिए। अभी उसको आप उसको ध्यान मत दीजिए, सिर्फ जो चार इंद्रियों वाला ग्रुप है, इसी पर हम ध्यान देंगे, और इसके जो विषयभूत पदार्थ है वही हमारा अभी हमें समझना है। व्यंजन क्या है? देखिए, अवग्रह दो प्रकार का है, अवग्रह के दो भेद किए गए हैं। पहला है वही जो हम पढ़ के आए, अर्थ अवग्रह, अर्थ जिसे हम अर्थावग्रह कहते हैं, और दूसरा है व्यंजनावग्रह, व्यंजन अवग्रह। अर्थ का अवग्रह अर्थावग्रह हो गया, और व्यंजन का अवग्रह ये व्यंजनावग्रह हो गया। ये अवग्रह के ही दो भेद बनेंगे, यह आदि के नहीं बनेंगे, ठीक है। वो क्यों, हम समझेंगे उसको। तो पदार्थ जो हमारे सामने व्यक्त है, हमको दिख रहा है, नजर आ रहा है, सब कुछ है, मतलब हमको विषय बन रहा है, वो तो अर्थ हो गया। अभी ये व्यंजन क्या है, और इसका भी अवग्रह होता है। तो व्यंजन की परिभाषा दी है, अव्यक्त शब्द आदि, शब्द आदि मतलब अव्यक्त स्पर्श, अव्यक्त रस, अव्यक्त गंध और अव्यक्त शब्द, इनको व्यंजन कहा जाता है। अव्यक्त शब्द, स्पर्श, रस और गंध, इनको व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। अव्यक्त का क्या मतलब है? अव्यक्त का मतलब यहाँ थोड़ा अलग है, समझना। अव्यक्त का मतलब ये नहीं तो जो पता नहीं है या सामने नहीं है, वो सब नहीं। अव्यक्त का मतलब यहाँ समझना हमको थोड़ा सा ऐसा है कि जब हमें वस्तु का ज्ञान होता है, तो हमने ये जाना कि सबसे पहले हमें उसका अवग्रह होता है। सबसे पहले क्या होता है? हमें उसका अवग्रह होता है ना, वस्तु का प्रथम ज्ञान, ठीक है। हम जान लेते हैं कि ये वस्तु है, या फिर ये लाल है, पीला है, काला है, कठोर है, गर्म है, इत्यादि प्राथमिक बिल्कुल स्टार्टिंग ज्ञान जो है, जो उस वस्तु की सत्ता के बारे में हमें ग्रहण करवाता है, वो अवग्रह होता है, वो अर्थ अवग्रह है, ठीक है। अभी उस अर्थ अवग्रह से पहले, उस अवग्रह से पहले भी वस्तु का ज्ञान होता है, समझना बात को। उस अवग्रह से पहले, है ना, जिससे हम अर्थ अवग्रह कह रहे हैं, ठीक है, उस अर्थ अवग्रह से पहले भी वस्तु का हमें ज्ञान होता है, ठीक है।
उस ज्ञान को व्यंजन अवग्रह कहा जाता है। उस ज्ञान को क्या कहा जाता है? व्यंजन अवग्रह, क्योंकि वो व्यंजन का अवग्रह हो रहा है। व्यंजन का अवग्रह कैसे हो रहा है? देखिए, हमारा जो ज्ञान है वो इतना स्थूल ज्ञान है ना, कि वो उसकी एक लिमिटेशन है, उसकी एक सीमा है। क्षयोक्षम ज्ञान की, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान की, मति ज्ञान की एक सीमा है कि वो इतना ही सूक्ष्म जान सकता है, उससे बहुत अधिक सूक्ष्मता से वह नहीं जान सकता है। उसके ज्ञान की सर्वाधिक शक्ति, सर्वाधिक मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के, इंद्रिय ज्ञान की जो सीमा है वो एक निश्चित है, ठीक है ना, कि ज्ञान का उगाड़ इतना ही होता है उस समय। तो उस समय, एक समय, दो समय, तीन समय आदि समय के सबसे छोटे हिस्से जो हैं, उस समय होने वाली क्रिया प्रक्रिया, वो समय वो हमारे ज्ञान का विषय बनता ही नहीं है, बन नहीं सकता है, क्योंकि हमारे ज्ञान में इतनी शक्ति नहीं है कि हम उस समय होने वाले परिणमन को पहचान लें। तो हम जो जानते हैं वो क्या है? हमें जो ज्ञान होता है वो क्या है? कि वो बहुत सारे समयों का मिला हुआ ज्ञान है। बहुत समय बाद वो वस्तु हमारी ख्याल में आती है। इसको हम ये कहेंगे चारों इंद्रिय के माध्यम से, कि स्पर्शन इंद्रिय में किसी चीज का हमें स्पर्श हुआ, तो स्पर्श तो हो गया, लेकिन स्पर्श होने के बहुत समय के बाद, ठीक है, वो स्पर्श कैसा है, क्या है, वो हमें तब ख्याल में आता है। उससे पहले वस्तु छूने पर भी हमने वस्तु को छुआ है, ऐसा हमारे ज्ञान में प्रकटपना आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा ज्ञान स्थूल है। क्योंकि जब पदार्थ, एक पदार्थ का स्पर्शन इंद्रिय का दूसरे पदार्थ से स्पर्श हुआ, उसी समय से ज्ञान शुरू हो गया, दूसरे समय से ज्ञान शुरू हो गया। लेकिन हमें पकड़ में कब आता है उसका स्पर्श? कि बहुत समय बाद में आता है। क्यों? क्योंकि स्थूल ज्ञान, क्षयोक्षम ज्ञान ऐसा ही है, वह बिल्कुल एक समय को नहीं पकड़ सकता, ठीक है, कि वो तो साक्षात ज्ञान, जो केवल ज्ञान है, उसकी विशेषता है, ठीक है। इसीलिए जो ये व्यंजन अवग्रह है ना, ये भेद भी जो पड़ता है वो मति ज्ञान में है, केवल ज्ञान में नहीं है ऐसा भेद। मैं तो एक साथ साक्षात जानता है, हम समझेंगे बाद में केवल ज्ञान को। तो जब हमने पदार्थ को छुआ, यानी कि जब स्पर्शन इंद्रिय से पदार्थ का स्पर्श हुआ, तो द्वितीयादिक समय से, दूसरे समय से ही ज्ञान होना शुरू हो गया। लेकिन जब हमें ये ख्याल में आया, हमें ये पता चला कि हमने किसी वस्तु को छुआ है, अथवा इस वस्तु का स्पर्श नरम है, गर्म है, ठंडा है, जो भी है, तो तब हमने ये कहा कि हमें ज्ञान हुआ, तब हमने ये कहा कि हमें अवग्रह हुआ। लेकिन उसका ज्ञान होना वो दूसरे समय से ही चालू हो गया, लेकिन हमें नहीं पता पड़ रहा है, क्योंकि हमारे ज्ञान में शक्ति नहीं कि उसको पकड़ पाए। तो जब तक हमें ये ख्याल में नहीं आता कि स्पर्शन इंद्रिय द्वारा किसी विषय का स्पर्श हुआ है, स्पर्श हुए पदार्थ का ज्ञान जब तक हमारी पकड़ में नहीं आता, तब तक उस ज्ञान को व्यंजन कहा जाता है, तब तक उस पदार्थ को भी व्यंजन कहा जाता है। और जब वो ख्याल में आने लगा पहली बार, जो उसके प्रकट रूप से ज्ञान, हमारे ज्ञान का विषय बनने का पहला समय था, वो अर्थ कहलाया। देखो, पदार्थ तो पदार्थ ही है, पदार्थ के दो भेद नहीं है कि अर्थ और व्यंजन, समझना है ना। पदार्थ तो पदार्थ ही, लेकिन उसको हम जैसे जान रहे हैं ना, वो ज्ञान की अपेक्षा, उसके अवग्रह की अपेक्षा उसके दो भेद कर दिए गए, एक व्यंजन और अर्थ। कि जब तक इंद्रिय से उस पदार्थ का स्पर्श होने वाले टाइम से शुरू होकर, और जब तक हमें उसका स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, ख्याल में नहीं आता कि कुछ हुआ है, तब तक का जो ज्ञान है, तब तक उस पदार्थ को, उन समयों में उस पदार्थ को व्यंजन कहा जाता है। और उसका जो ज्ञान होता है, जिसे अव्यक्त ज्ञान कह रहे हैं, अप्रगट ज्ञान कह रहे हैं, ख्याल में नहीं आ रहा है वो ज्ञान, उसे व्यंजन का अवग्रह कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह रसना इंद्रिय में भी होता है कि वो पदार्थ, वो रस हमारी जीवा से स्पर्श हुआ, अब स्पर्श होते ही हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता है, उसी समय वो ज्ञान होने में समय लगता है, दूसरे समय, तीसरे समय, चौथे समय वही ज्ञान होता है। और होते होते वह स्थूलता को बारंबार होते 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 बहुत समय बाद हमें ये ख्याल में आता है कि हाँ, हमने किसी चीज को चखा है,
ठीक है ना। तो जब ख्याल में आए तब वह अवग्रह, तब क्योंकि स्टार्टिंग तो अवग्रह से ही होगी, तो तब जो अवग्रह कहलाएगा वो अर्थावग्रह कहलाएगा। लेकिन जब ख्याल में नहीं है पर स्पर्श हो गया है और होते ही ज्ञान शुरू हो गया है, वो जो ज्ञान है उसको व्यंजन अवग्रह कहा जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राप्यकारी जो इंद्रियां हैं, वस्तु को प्राप्त यानी कि स्पर्श, रस करके, गंध के परमाणुओं का नाक में स्पर्श होके, है ना, ठीक है, कर्णेंद्रिय से शब्दों का स्पर्श होने से लेकर, और हमें जब वो ख्याल में आए, हमें जब वो स्पर्श ख्याल में आए, हमें जब वो रस ख्याल में आए, हमें जब वो गंध ख्याल में आती है, हमें जब वो शब्द सुनाई देते हैं, सुनने में आते हैं, तब तक की जो अवस्था है, स्पर्श होने से लेकर हमारे ज्ञान में ख्याल में आने तक की अवस्था, तब तक भी पदार्थ का ज्ञान है, तो ज्ञान अपना कार्य प्रारंभ कर देता है, ठीक है। उसका नाम है व्यंजन अवग्रह, उसका नाम है व्यंजन का अवग्रह, क्योंकि तब तक उस पदार्थ को व्यंजन यानी कि अव्यक्त कहा जाता है, तो हमारे ज्ञान में व्यक्त नहीं हो पाया है, ठीक है। ये इसका भाव है व्यंजन से अवग्रह, के व्यंजन का अवग्रह ही होता है। अभी इसका कोई टाइम फिक्स है क्या कि इतने समय तक व्यंजन अवग्रह रहेगा उसके बाद अर्थ हो जाएगा? कि देखिए, व्यंजन अवग्रह तो सबको होगा, सबको मतलब जिसका भी स्थूल ज्ञान है, मति ज्ञान, ठीक है ना, स्वयं ज्ञान में होता ही है, लेकिन वो कब तक व्यंजन अवग्रह रहेगा, वो ज्ञान, वो अवग्रह कब तक व्यंजन रहेगा और कब अर्थ कहलाएगा, है ना। वही व्यंजन अवग्रह बाद में अर्थ, क्योंकि जब जानने में आने लग गया स्पष्ट रूप से तो अवग्रह हो गया वो, ठीक है, अर्थ अवग्रह हो गया। अब वो कितने समय तक, वो सबकी अपनी अपनी क्षयोपशम की योग्यता, अपने अपने ज्ञान की शक्ति की उगाड़ पे निर्भर करता है। फिर भी वो असंख्यात समय तो है ही है, कम से कम, ठीक है ना, क्योंकि समय बहुत छोटी इकाई है टाइम की, बहुत टाइम फ्रेम बहुत छोटा, सबसे छोटी इकाई समय है, वो तो बहुत ही सूक्ष्म है, और हमारे ज्ञान का विषय, हमें तो कई समय बाद वस्तु हमारे ज्ञान का विषय बनती, कई समय बाद, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे ज्ञान की ऐसी विशेषता है, दो लोगों में भी हम देखते हैं तो हमें ज्ञान के अंतर ख्याल में आ जाता है। एक शब्द बोला, अभी एक व्यक्ति को तो वो शब्द तुरंत सुनाई दे गया, और दूसरे को वहीं खड़ा हुआ है, लेकिन उसको वो शब्द ग्रहण करने में, स्पष्ट रूप से पूरा शब्द सुनने में समय का फेर हो गया। एक को बहुत जल्दी समझ में आ रहा है, दूसरे को लेट समझ में आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है मतलब शब्द सुनाई दे रहा है, इतना से, अभी उसका अर्थ भाव नहीं, इसमें भी समय अंतर पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो सबकी अपनी अपनी योग्यता है। लेकिन कोई भी क्षयोपशम ज्ञानी, जिसको क्षयोपशम ज्ञान, मति ज्ञान वाला, कितना भी उसका तीव्र ज्ञान हो, लेकिन उसको भी प्रथम समय में, दूसरे समय आदि में पदार्थ का स्पर्श होते ही ज्ञान नहीं होने लगता, उसमें टाइम लगता है, और वो टाइम मिनिमम असंख्यात समय होता है, और तब तक उस पदार्थ का जो अवग्रह है, ये पहला ज्ञान को हम अवग्रह कह दिया हमने, ना, वो अवग्रह है, वो व्यंजन अवग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो ये व्यंजन अवग्रह चार इंद्रियों के विषय में होता है, किसमें? कि स्पर्श में, रस में, गंध में और शब्द में, ठीक है। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। क्यों? क्योंकि ये इंद्रियां ऐसी है कि जो इंद्रियां पदार्थ को छूकर, वस्तु को स्पर्श करके उसको जानती है। बाकी की दो इंद्रियों में स्पर्श करना नहीं होता है, वो बिना स्पर्श किए हुए जानती है, इसलिए उनके पदार्थों को, उनके अवग्रह को व्यंजन अवग्रह नहीं कहा जाता। इन चार जो इंद्रियां हैं ना, इनके अवग्रह को व्यंजन अवग्रह कहा जाता है। कब तक? कि जब तक वो स्पष्ट रूप से ख्याल में पदार्थ नहीं आ जाता हमारे ज्ञान में, तब तक उसको व्यंजन अवग्रह कहा जाता है। अब ये जो व्यंजन अवग्रह हुआ है हमको, पदार्थ के स्पर्श से लेकर और अर्थावग्रह तक के बीच में जो ज्ञान काम कर रहा है, ये जो हमको अवग्रह हुआ है, ये इसमें सिर्फ अवग्रह ही हो सकता है, यह अवय और धारणा नहीं हो सकती। क्यों नहीं है? तो बहुत सीधी बात है, जब हमें उसका ज्ञान ही स्पष्ट रूप से नहीं हो पाया है, वो हमारे ख्याल में नहीं आया पदार्थ अभी तक, तो हमारे ज्ञान की स्थूलता के कारण जब हमारे ख्याल में ही नहीं आया, तो उसके बारे में विशेष जानने की इच्छा होगी कैसे? पता ही नहीं पड़ा तो उसके बाद में जानने की इच्छा कैसे होगी? यह नहीं होगी तो अवय कैसे होगा,
है, अवाय धारणा तो बहुत दूर की बात हो गई। इसीलिए उसका केवल अवग्रह होता है बस, उसमें ये आदि नहीं होती, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से हमें हमारा ज्ञान का विषय बना ही नहीं। ज्ञान का विषय बना है लेकिन वो हमारे ख्याल में नहीं आ रहा है, क्योंकि स्वयं ज्ञान का ऐसा ही विशेषता है। अभी एक प्रश्न हो सकता है कि जब वो हमारे ख्याल में ही नहीं आ रहा है, जब वो व्यंजन अवग्रह, अवग्रह तो हम अर्थ को ही मानेंगे, हम व्यंजन को नहीं मानेंगे। इसलिए अर्थ को मानेंगे क्योंकि अर्थ अवग्रह होता है तभी हमें पता पड़ता है कि हाँ कोई चीज है, कोई पुरुष है, कोई सफेद चीज है, आदि आदि चीजें तभी पता पड़ती है हमको, छू कर या आदि 5 इंद्रियों के माध्यम से। इस व्यंजन अवग्रह में तो हमको ही नहीं पता पड़ता है, हमको ही उसका स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, क्योंकि स्पष्ट ज्ञान हो जाएगा तो वो अर्थ अवग्रह हो जाएगा। जब तक वो अस्पष्ट अवस्था में है तब तक वो व्यंजन अवग्रह कहा जा रहा है। तो हमें नहीं पता पड़ता तो इसको ज्ञान माने ही क्यों? हम तो इसको अवग्रह नहीं मानेंगे, हम तो इस व्यंजन के अवग्रह को अवग्रह नहीं मानेंगे कि जब पता ही नहीं चल रहा है तो फिर क्या मतलब है, उसको कैसे माने? ठीक है, देखिए इसका उत्तर इस प्रकार से, पहली बात तो ये कि जिस चीज का हमें ज्ञान नहीं होता वो है ही नहीं, ऐसा तो नहीं है, है ना। जो चीज हमें सुनाई नहीं दे रही है, ठीक है, हमें नहीं सुनाई दे रही तो शब्द हो ही नहीं रहा, ऐसा तो नहीं है। जो हमें दिख नहीं रहा है वो दुनिया में है ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये पांचों इंद्रिय के जो विषय हैं वे विषय हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन रहे हैं तब तक वो है ही नहीं, ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हर ज्ञान की अपनी भी योग्यता है, ठीक है ना। हो सकता है हमारे ज्ञान का विषय नहीं बना लेकिन किसी दूसरे का बन जाए, हो सकता है ना। दो लोग हैं, ठीक है, एक को नीचे वो छोटा सा कीड़ा नजर आ रहा है और दूसरा कह रहा है कहाँ है, मेरे को दिख ही नहीं रहा है। तो जो दूसरा वाला है उसके लिए वो कीड़ा नहीं है, इसका मतलब वहां है ही नहीं है। वो एक कहेगा तो भी वो है ना वहां पर, उसके ज्ञान का विषय नहीं बन रहा, अलग चीज है। इसी प्रकार से वस्तु का स्पर्श होते ही हमें उसका ज्ञान होना शुरू हो जाता है, ज्ञान अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। लेकिन वो हमें पकड़ में नहीं आता तो वह हमारे स्वयं ज्ञान की न्यूनता है, उसकी कमी है। इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि उसको हम अवग्रह नहीं कहेंगे, अवग्रह तो हम उसे ही कहेंगे जब ख्याल में आएगा, ठीक है। तो वो तो अर्थावग्रह है ही, लेकिन उससे पहले क्योंकि ये वस्तु स्थिति का ज्ञान कराया, देखो आचार्यों ने ये बात स्पष्ट की जो हमारे ख्याल में नहीं आ रही पर वो भी है, ये बात स्पष्ट की यहाँ पर। ये उनके ज्ञान की सूक्ष्मता और इस केवल ज्ञान, जो केवल ज्ञान जिस भगवान को केवल ज्ञान है, उनकी वाणी में जो बात आई है उस वाणी की सूक्ष्मता, उनके ज्ञान की सत्यता का हमें भान होता है इससे। दूसरी बात कि पहले समय, मतलब पहले समय को छोड़ दिए, द्वितीयादिक समय से हमें जो व्यंजन अवग्रह होना शुरू हुआ है, जो कि बाद में अर्थ अवग्रह में बदल जाएगा जब ख्याल में आएगा। अगर हम उस द्वितीयादि समय से लेकर आगे वाले असंख्यात समयों तक उस ज्ञान होने वाले उस ज्ञान को, होने वाले उस व्यंजन अवग्रह को अगर अवग्रह नहीं माने, ज्ञान नहीं माने, ठीक है, तो क्या आपत्ति है इसमें? आपत्ति ये है इसमें, एक उदाहरण आता है, देखिए इसमें आचार्य देव ने दिया सर्वार्थ सिद्धि में कि एक मिट्टी का सकोरा है, मिट्टी का घड़ा हो, सकोरा है, कोई भी पात्र है, अभी उस मिट्टी के सकोरे पर 2-3 बूंद का छिड़काव किया, 2-3 जल के कणों का छिड़काव किया, तो क्या वो गीला हो जाएगा? 2-3 कण में कैसे गीला हो जाएगा? बिल्कुल गीला नहीं होगा। लेकिन अभी लगातार 2-4 मिनट तक 2-3 बूंदों का छिड़काव करते रहे तो गीला हो जाएगा। हमें वो गीला हुआ है ये ख्याल में कब आता है? जब 2-3 मिनट तक लगातार हम उस जल का छिड़काव करते हैं तब। लेकिन वो क्या, वो पहली बार जब वो 2-3 कण जल के डाले गए थे तब क्या वो गीला नहीं हुआ था? हुआ था। अगर उस समय वो गीला नहीं हुआ, उसको हम गीला नहीं कहें, उसको सूखा कहें, तो खत्म हो गई वो बात, तो कि गीला हुआ ही नहीं। अब जब दूसरे समय में डाला तो भी वही बात होगी, सेम टू सेम, क्योंकि पहले समय का तो हमने लिया ही नहीं ना, जोड़ा ही नहीं उसमें, तो वो भी बात खत्म हो गई। फिर तीसरे समय का वो भी खत्म हो गई। तो ऐसे तो कभी वो गीला होगा ही नहीं इस हिसाब से तो। लेकिन पहली बूंद जब डाली तब से उस सकोरे का, उस मिट्टी के पात्र का गीला होना शुरू हो गया है। लेकिन उसका गीलापन हमारे ख्याल में आए, उसके लिए बहुत समय तक उसे गीला करना है, उसमें समय लगता है हमारे ख्याल में आने पर। लेकिन पहले समय में जो बूंदे छिड़की है उससे वो गीला नहीं हुआ है,
हम ये नहीं कह सकते। अगर हम ये कहेंगे तो आगे के समयों में भी वो गीला हुआ, फिर हमें ये बात मानने में इनकार करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक इसी प्रकार से इन 4 इंद्रियों के बारे में भी बात है। क्या बात है कि ये बात है कि पहले समय, द्वितीयादि समय में, तो जब हमें वो वस्तु स्पर्श हुई तब से उसका ज्ञान जो हुआ व्यंजन अवग्रह, हमें उसको ज्ञान मानना पड़ेगा, क्योंकि वही संस्कार आगे चलते चलते वही पक्का पकड़ मजबूत होते होते इतना हमारे इतना आगे पहुंच जाता है कि वो हमारे स्थूल ज्ञान का विषय बन जाता है। अगर वो द्वितीयादि समय में होने वाले ज्ञान को हम ज्ञान नहीं, अवग्रह को अगर अवग्रह नहीं मानेंगे ना, तो फिर वो अवग्रह कब होगा, अर्थावग्रह होगा कब, जैसे वो गीला होगा कब, फिर अगर मानेंगे ही नहीं गीला तो हम। ठीक है, तो ये बात युक्ति से भी सिद्ध होती है कि व्यंजन अवग्रह को अवग्रह हमें स्वीकार करना ही चाहिए, नहीं तो अर्थावग्रह की उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होती है। और अर्थावग्रह तो हम सबको प्रत्यक्ष ख्याल में आता ही है, होता ही है, हमें अवग्रह जानते ही हैं, जो हमने समझा था। तो इस प्रकार व्यंजन यानी कि अव्यक्त अवस्था, अब समझ गए ना, वस्तु के स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, इनसे स्पर्श होने से लेकर उस समय से लेकर और उस समय तक जहां तक हमको इसका स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है, तब तक के बीच की जो समयों की टाइम की अवस्था है, तब तक वो व्यंजन कहलाता है। और उस व्यंजन का सिर्फ अवग्रह ही होता है, क्योंकि यहाँ अवय और धारणा तो तब होती है जब वह स्पष्ट रूप में ख्याल में आकर अर्थावग्रह रूप परिणत हो जाता है। ठीक है, तो वो व्यंजन है अव्यक्त, उस अव्यक्त व्यंजन का अवग्रह ही होता है। अभी ये जो अवग्रह होता है, ये अवग्रह सारी इंद्रिय में होता है क्या? कि नहीं। हमने जो भेद किया ना प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी, तो अभी जो प्राप्यकारी इंद्रियां है वहीं पर ये भेद होता है, केवल अप्राप्यकारी में नहीं होता है, क्योंकि प्राप्यकारी इंद्रिय में ही वो समयाधिक का भेद बनता है कि छुआ और इस पर ज्ञान होने में समय लगेगा। वो भेद केवल प्राप्यकारी में ही हो सकता है, अप्राप्यकारी में नहीं हो सकता। इसलिए व्यंजन अवग्रह जो होता है वो केवल 4 इंद्रियों का ही होता है। ठीक है, किसका? स्पर्शन इंद्रिय का, रसना का, घ्राण का और कर्ण का। अभी जो 2 इंद्रियों का ग्रुप बच गया, आचार्य देव अगला सूत्र कहते हैं कि उनमें व्यंजन अवग्रह नहीं होता। देखिए क्या सूत्र है, सूत्र देखिए, न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, पुनः न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, इसका सूत्र विच्छेद करेंगे, न चक्षु प्लस अनिंद्रियाभ्याम, न चक्षु प्लस अनिंद्रियाभ्याम, मतलब चक्षु और अनिंद्रिय से, चक्षु इंद्रिय से और अनिंद्रिय मतलब मन से व्यंजनावग्रह नहीं होता। सूत्रार्थ लिखा है ना, चक्षु और मन से व्यंजनावग्रह नहीं होता, क्योंकि चक्षु और मन को पदार्थ को जानने के लिए उसे प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती है, बिना प्राप्त किए ही अप्राप्यकारी है, बिना प्राप्त किए ही वे इन पदार्थों को जानती है। और जब ऐसी अवस्था है तो उन्हें जब ज्ञान होगा तो वो पहले समय से, मतलब वो स्पष्ट ज्ञान ही कहलाएगा, वो अर्थवग्रह ही कहलाएगा उस समय, वो मन से और चक्षु से। उससे पहले वो ज्ञान अवग्रह की श्रेणी में आएगा ही नहीं, वो अज्ञान है, नहीं जाना है। ठीक है, जानना शुरू हुआ तो वो सीधा अर्थवग्रह ही होगा, किसमें? चक्षु में और अनिंद्रिय में। ठीक है, लेकिन जो प्राप्यकारी है, जिनसे टच होके जाना जाता है, ऐसी 4 इंद्रियों में पहले व्यंजन अवग्रह होगा और फिर अर्थावग्रह होगा। तो व्यंजन अवग्रह 4 इंद्रियों में होता है, शेष दोनों में नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने इन 2 सूत्रों का भाव समझा कि व्यंजन का अवग्रह ही होता है, यह अवय धारणा नहीं होती, और ये व्यंजन अवग्रह भी 4 इंद्रियों में होता है, चक्षु और मन में ये नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से आचार्य देव ने इन सूत्रों में मति ज्ञान के स्वरूप का स्पष्टीकरण किया है। इस मति ज्ञान के अगर हम भेद करें, है ना, तो इन सूत्रों के माध्यम से इसके कई भेद हो सकते हैं। आइए मति ज्ञान के थोड़े भेद कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, मति ज्ञान सामान्य, खाली मति ज्ञान इतना बोलो तो उसका एक भेद है। ठीक है, अभी उसकी उत्पत्ति के हिसाब से इंद्रिय और अनिंद्रिय, इंद्रिय मति ज्ञान, अनिंद्रिय मति ज्ञान, तो उसके 2 भेद हैं। ठीक है, अभी अवग्रह, इहा, अवय और धारणा, ऐसे 4 करो तो उसके 4 भेद हैं। ठीक है,
अभी उस मति ज्ञान के समझ लीजिए नाम के हिसाब से भेद करें तो 5 नाम दिए हुए थे, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, तो 5 भेद भी हो गए। या 5 इंद्रिय से होने वाला मति ज्ञान, स्पर्श इंद्रिय का, रसना का, चक्षु का, कर्ण का आदि, तो ये 5 भेद हो गए। अभी मति ज्ञान के 6 भेद भी होते हैं। ये 5 इंद्रिय से होने वाले 5 मति ज्ञान और एक मन से होने वाला 6, ये 6 मति ज्ञान, ये मति ज्ञान के 6 भेद भी हो गए। ठीक है, अब देखना अभी मति ज्ञान के 24 भेद भी हैं। कैसे? ये जो 6 इंद्रियां है ना, इन 6 इंद्रियों से अवग्रह होता है, तो 6 प्रकार का अवग्रह, 6 प्रकार की इहा, 6 प्रकार का अवाय और 6 प्रकार की धारणा, तो 24 हो गया। ठीक है, अर्थ का अवग्रह है ना। अभी इस मति ज्ञान के 48 भेद भी हैं। कैसे हैं कि वो जो अर्थ है ना, अर्थ, उस अर्थ के 12 प्रकार है, बहु, बहुविध, क्षिप्र आदि करके। तो 12 प्रकार के अर्थ का अवग्रह, 12 प्रकार के अर्थ का इहा, अवाय और धारणा, तो ये 12 प्रकार के अवग्रह, 12 प्रकार के इहा आदि 12 चुके 48 भेद भी हो गए एक अर्थ के। ठीक है, 48 भेद हो गए। अभी हमने ये इंद्रिय सामान्य से ले लिया। ठीक है, अभी हर एक इंद्रिय से, एक एक इंद्रिय से 12 प्रकार के पदार्थ का अवग्रह होता है। उसी इंद्रिय से 12 प्रकार के अर्थ का इहा होती है, अवाय होती है, धारणा होती है। मतलब स्पर्शन इंद्रिय से 12 प्रकार के अर्थ का अवग्रह, मतलब 12 ये हो गए, 12 अवग्रह, स्पर्शन इंद्रिय के 12 अवग्रह, इसी के 12 इहा, 12 अवाय और 12 धारणा, 48, एक इंद्रिय से 48 प्रकार का मति ज्ञान हो गया। 6 इंद्रियां हैं तो 48 छके कितना हो गया? 288 प्रकार का मति ज्ञान हो गया। ठीक है, 6 इंद्रिय ली, 12 अर्थ लिए और इन सब में अवग्रह इहा, अवाय, धारणा को लगाया, 288 प्रकार का हो गया। अभी इस व्यंजन अवग्रह को भी ले लीजिए, ये 288 रहने दीजिए। अब ये व्यंजन अवग्रह किसमें होता है कि व्यंजन अवग्रह स्पर्शन इंद्रिय में होता है। किसका होता है? अर्थ का होता है। अर्थ मतलब पदार्थ, व्यंजन भी पदार्थ ही है ना यहाँ पे, उसका होता है कि वो व्यंजन भी 12 प्रकार का, बहु, बहुविध, क्षिप्र, वो सब 12 प्रकार का हो गया। ठीक है ना, तो स्पर्शन इंद्रिय से 12 प्रकार के व्यंजन का अवग्रह, तो 12 ये हो गए। यह अवाय होती नहीं तो उसमें लेंगे ही नहीं उसको अपन। इसी प्रकार रस से 12 हो गए, है ना, घ्राण से 12 और कर्ण से 12, तो 12 चौके 48 प्रकार का व्यंजन अवग्रह हो गया। 288 प्रकार का, तो 6 इंद्रिय से 12 प्रकार के अर्थों का अवग्रह या अवय धारणा मिलकर 288 प्रकार का, तो यह मति ज्ञान हो गया। अब व्यंजन अवग्रह और जोड़ दिया तो व्यंजन अवग्रह 48 प्रकार का हो गया, 12-12 सबका, तो 288 प्लस 48 तो कितना हो गया? 336। तो इस प्रकार से इसके 336 भेद बन जाते हैं। ठीक है, ज्ञान जानने वाले ज्ञान की पर्याय अनंत है और अनंत जानने वाले हैं तो अनंत भेद भी हो सकते हैं, है ना, संख्यात असंख्यात अनंत भेद भी कहे। 1 भेद, 2 भेद, 4 भेद, 5, 6, 24, 48, 288 और 336 भेद और संख्यात असंख्यात और अनंत भेद इस मति ज्ञान के हो सकते हैं, वे हमें उसके भेद हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इन पिछले 13 सूत्र से लेकर 19 सूत्र तक इस मति ज्ञान के विषय में जाना, उसके नाम जाने, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है ये जाना, और उसके भेद, 4 भेद जाने, वह पदार्थ कितने प्रकार के पदार्थों को जानता है ये जाना, और अवग्रह के 2 भेद, अर्थ अवग्रह और व्यंजन अवग्रह। इस प्रकार से मति ज्ञान के संपूर्ण स्वरूप को हमने समझा है। ठीक है, हाँ, एक और